बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली साहब अगर नहीं होते तो आज भी हम लोग चूल्हे पर खाना बना रहे होते, है ना। क्यों बना रहे होते इसका पता लगेगा, है ना। ध्यान दीजिए, गैस चूल्हा बड़ा बढ़िया आविष्कार है कि नहीं। वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। अब कैसे काम करता है इसको देखेंगे हम, ठीक है। ध्यान दीजिए, पहले बर्नौली प्रमेय समझते हैं। बर्नौली प्रमेय क्या कहता है देखते हैं। यदि कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव धारा रेखीय प्रवाह में एक जगह से दूसरे जगह प्रवाहित हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो उसके प्रत्येक स्थान पर उसकी दाब ऊर्जा, ठीक है, और उसकी गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, नियत होता है। स्थितिज ऊर्जा का योग नियतांक होता है। और दाब ऊर्जा के बारे में बता चुके हैं कि दाब ऊर्जा होता है P, गतिज ऊर्जा को 1/2 रो V स्क्वायर और स्थितिज ऊर्जा होता है रो G H बराबर होता है नियतांक। तो यदि किसी असंपीड्य तथा अश्यान द्रव धारा रेखीय प्रवाह में एक जगह से दूसरे जगह प्रवाहित हो रहा है, तो उसके प्रत्येक स्थानों पर द्रव की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, नियतांक होता है, ठीक है। यही है बर्नौली का प्रमेय। तो P + 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो G H, ठीक है। इसको प्रूफ कर लिया जाए। अब ध्यान से देखते जाइएगा। ध्यान से देखिएगा, एक नली है, एक नली मानते हैं कुछ इस तरह का, एक नली है। इस वाले नली का क्षेत्रफल कितना है, इस वाले, इसका क्षेत्रफल A1 मान लेते हैं, इसका क्षेत्रफल A2 मान लेते हैं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल A1 मान लिए, इसका क्षेत्रफल क्या मान लिए, A2। इस पर दाब लग रहा है तुम्हारा P1 और इस पर दाब लग रहा है P2। इस पर दाब P1 मान लिए, इस पर दाब P2। और जमीन से, है ना, इसकी ऊंचाई हम H मान लिए H1 और इसकी ऊंचाई को क्या मान लिए H2, ठीक है। और यहाँ पर द्रव का वेग है V1 और यहाँ पर द्रव का वेग है कितना, V2। इतनी बातें मानी गई हैं। और द्रव का घनत्व मान लेते हैं रो। द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व कितना मान लिया गया, रो। ध्यान देना, द्रव का घनत्व क्या मान लिए, रो। तो इधर देखो क्या क्या चीजें माने हैं। यहाँ का क्षेत्रफल कितना है A1, इस क्षेत्रफल पर पानी का लगा दाब कितना है P1, इस क्षेत्रफल पर द्रव का वेग कितना है V1। और जब यह बाहर निकल रहा है तो इस क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना है A2, दाब कितना है P2 और वेग कितना है V2, ठीक है। इसका क्षेत्रफल A1 है, इस पर दाब लगा P1 है, इस पर V1 है। इसका क्षेत्रफल A2 है, इस पर दाब P2 है, इसका दाब कितना, इसका वेग कितना है V1 है। यहाँ से तली से इसकी ऊंचाई H1 है और इसका क्या है H2 है, ठीक है। इस वाले एरिया पर हम कार्य निकालेंगे और इस वाले एरिया पर हम कार्य निकालेंगे और किया गया कुल नेट कार्य निकालेंगे। अब देखिए, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक है। तो 1 सेकेंड में बात करें तो इसको, चलो ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, ठीक है ना। क्षेत्रफल नली के पहले सिरे पर, नली के पहले सिरे पर 1 सेकेंड में द्रव का वेग कितना है, द्रव का वेग V1 है। नली के पहले सिरे पर 1 सेकेंड में द्रव का वेग कितना है V1 है। यानी 1 सेकेंड में वह कितनी दूरी चल रही है, V1 दूरी चल रही है। तो कार्य हमको ज्ञात करना है। अब कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब बल की बात करेंगे, कार्य किया गया, नली के पहले सिरे पर किया गया कार्य, तो 1 सेकेंड में कितनी दूरी चल रही है V1, यानी उसका विस्थापन कितना है V1। अब बल की बात करेंगे तो वह कितना होगा P1 A1 होगा, क्या, दाब गुणे क्षेत्रफल को हम बल कहते हैं। तो P1 A1, अब बल में अगर V1 का गुणा कर दें तो वह क्या निकलेगा, कार्य निकलेगा। P1 A1 V1, या किया गया कार्य निकला कि नहीं निकला। 1 सेकेंड में बताओ द्रव कितना दूरी चल रहा है V1। तो यानी दूरी पता चल गई, हमको विस्थापन पता चला कि इस नली पर कितना विस्थापन है 1 सेकेंड में
V1 विस्थापन है ना, V1 दूरी चल रही है, तो इस पर लगाया गया कार्य कितना होगा, P1 A1 दाब गुणे क्षेत्रफल, F P बराबर कितना होता है, F बटे A, तो F बराबर कितना होगा, PA। ठीक है, तो कितना मिलेगा, P1 A1 V1। अब नली के दूसरे सिरे पर बात करते हैं। नली के दूसरे सिरे पर, नली के दूसरे सिरे पर बात करेंगे, कितना होगा, P2 A2 V2। नली के दूसरे सिरे पर किया गया कार्य कितना होगा, P2 A2 V2, और नली के पहले सिरे पर किया गया कार्य कितना होगा, P1 A1 V1। ठीक है, नेट कार्य की बात करेंगे, इस नली के भीतर नेट कार्य कितना हुआ, तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो नेट कार्य कितना होगा, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। ठीक है, अब पिछले द्रव के अविरतता सिद्धांत में तुमको बता चुके हैं कि A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर होता है नियतांक। P1 A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर कितना होता है, नियतांक। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, द्रव के अविरतता सिद्धांत से A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर होता है क्या, नियतांक। ठीक है, और A1 V1 को कुछ और भी कहते हैं, क्या, आयतन। A1 V1 को आयतन कहते हैं, क्षेत्रफल गुणे दूरी, क्षेत्रफल गुणे दूरी। V1 क्या है, 1 सेकंड में चली गई दूरी, A1 क्या है, क्षेत्रफल। तो यहाँ से यहाँ तक का यह पूरा आयतन हो गया कि नहीं, क्षेत्रफल गुणे दूरी। यह क्या हो गया, जैसे बेलन के आयतन की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर भी क्या है, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो ये इसको क्या कहेंगे, आयतन कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो आयतन को हम कहते हैं द्रव्यमान बट्टे घनत्व। तो अगर द्रव का द्रव्यमान यम है और घनत्व रो है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर लिख सकते हैं यम बटे रो। इसको क्या लिख सकते हैं, यम बटे रो लिख सकते हैं ना। द्रव्यमान बटे घनत्व को क्या लिख सकते हैं, A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर यम बटे रो। क्लियर। अब यहाँ से समझते जाइए कि इस A1 V1 और A2 V2 की जगह रखा जा सकता है यम बटे रो, यम बटे रो सकते हैं। अच्छा, अतः नेट कार्य बताइए, नेट कार्य कितना हो गया, P1 और A1 V1 की जगह कितना रखें, यम बटे रो, माइनस P2 और A1 V1 की जगह कितना रखें, यम बटे रो। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से समझते जाना। ठीक, यहाँ से ऊंचाई हम H1 और H2 माने हैं। यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी है, H1, और इसकी ऊंचाई कितनी है, H2। ठीक है, अब यहाँ से समझते जाना। नेट कार्य हम निकाल चुके हैं, यम बटे रो कॉमन हो जाएगा, यम बटे रो कॉमन लेंगे तो P1 माइनस P2, ये हो गया नेट कार्य, यम बटे रो P1 माइनस P2। अब हम जो है ध्यान से समझना कि जब इस पिंड को नीचे की ओर तुम गिराओगे, तो जब यह नीचे की तरफ जाएगा तो इसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, क्योंकि इसका वेग बढ़ेगा, और स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। क्यों, क्योंकि उसका ऊंचाई क्या होगा, कम होगा, है ना। क्योंकि स्थितिज ऊर्जा होता है mgh और इसका होता है 1/2 mv²। तो जब नीचे की तरफ पिंड गिरेगा तो ऊंचाई कम होगी, तो जब ऊंचाई कम होती है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, कम होता है, और वेग जब बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। अब यहाँ से इस बात को समझने का प्रयास करो कि देखो इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, इसकी ऊंचाई, क्योंकि नीचे की ओर है ना, ये थोड़ा नीचे की ओर झुका हुआ है ना, और ये झुका नहीं है, तो इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, इसकी ऊंचाई कम है। तो इसका मतलब है कि जब इधर से इधर पानी फ्लो करेगा तो ऊंचाई इसकी कम हो गई ना, तो स्थितिज ऊर्जा में क्या हो रही है, कमी हो रही है। स्थितिज ऊर्जा में क्या हो रही है, कमी। लेकिन जब पानी इधर से इधर फ्लो करेगा तो इस वाले क्षेत्रफल पर बताओ ये वेग ज्यादा होगा कि नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि इसका क्षेत्रफल कम है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, तो यहाँ वेग ज्यादा होगा और यहाँ वेग कम होगा। तो यहाँ वेग ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ गतिज ऊर्जा में क्या हो रही है, वृद्धि। तो इधर से इधर आने में गतिज ऊर्जा में क्या हो रही है, वृद्धि, और इधर से इधर आने में स्थितिज ऊर्जा में क्या हो रही है, कमी हो रही है। इन दोनों बातों को हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो निकालिए। अब बारी बारी से गतिज ऊर्जा में वृद्धि,
गतिज ऊर्जा में वृद्धि। इस जगह की बात करेंगे तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि हम निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा? इस जगह का गतिज ऊर्जा कितना होगा? 1/2 mv1 स्क्वायर। इस जगह का गतिज ऊर्जा कितना होगा? 1/2 mv2 स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? लेकिन यहाँ की गतिज ऊर्जा अधिक होगी यहाँ की, तो वृद्धि हम निकाल रहे हैं, यानी लिखें 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 1/2 m अगर हम कॉमन लेंगे तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा में हमारी क्या निकल गई? वृद्धि। ठीक है, कोई दिक्कत? हमको इसकी जरूरत है, ये चीजें आप समझ गए होंगे, तो इसको मिटाएं। ठीक, तो बोलो 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा में वृद्धि आ गई। अब स्थितिज ऊर्जा में हम कमी निकालते हैं। अब ध्यान से समझना, इसको समीकरण नंबर 1 बना दो। स्थितिज ऊर्जा में कमी यहां से निकालिए। स्थितिज ऊर्जा में कमी, स्थितिज ऊर्जा में कमी निकालो। कैसे निकालो? किधर की स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी? इधर की स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, इधर की कम होगी। तो स्थितिज ऊर्जा में कमी की बात करें तो mgh1 माइनस mgh2 होगा। mg कॉमन लेंगे तो mgh1 माइनस h2। अब नेट ऊर्जा की बात करेंगे तो इसमें से इसको क्या करेंगे? घटा देंगे तो नेट ऊर्जा निकलेगा। हमको बताओ कि जो कार्य किया गया है वही किस में बदलता है? ऊर्जा में। इसका मतलब कि जो पीछे का नेट कार्य था वही नेट ऊर्जा के क्या होगा? बराबर होगा। तो नेट ऊर्जा निकालते हैं। नेट ऊर्जा 1/2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mgh1 माइनस h2, ये आ गया हमारा नेट ऊर्जा। और नेट ऊर्जा ही नेट कार्य के क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि जो कार्य करोगे वही ऊर्जा में क्या होगा? बदलेगा। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जो कार्य वही ऊर्जा में क्या होता है? बदलता है। तो जो नेट कार्य है वही ऊर्जा में बदलेगा, यानी नेट कार्य बराबर नेट ऊर्जा। नेट कार्य बराबर नेट ऊर्जा। अब देखिए तो नेट कार्य कितना है? m/ρ p1 माइनस p2 बराबर 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mgh1 माइनस h2। ठीक, ध्यान देना, ये m से m कट चुका है क्या? ठीक, और ये भी m कट जाएगा। कॉमन लेके कटा सकते हो, कॉमन लेके कटा सकते हो। अब देखिए क्या बच गया, अब इसको गुणा करो। ये p1/ρ हो गया माइनस p2/ρ, और ये तुम्हारा हो गया बराबर 1/2 v2 स्क्वायर माइनस, ऐसा करते हैं रो को उधर गुणा करते हैं, रो को रहने दो। तो p1 माइनस p2 और रो को उधर गुणा करो, तो इधर गुणा करोगे तो 1/2 रो v2 स्क्वायर हो गया, इधर गुणा हुआ तो माइनस 1/2 रो v1 स्क्वायर। इसमें गुणा करो, g है तो माइनस रो जी, इस माइनस का इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस रो जी h2। ठीक, अब देखो 1 वाले एक साइड करो और 2 वाले एक साइड, तो p1 प्लस, इसको इधर बुलाओ, प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर अब प्लस कितना? रो जी h1 बराबर कितना मिलेगा? p2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर अब प्लस रो जी h2। ठीक है, अब बताओ कि यही है तुम्हारा बर्नौली का प्रमेय। मतलब रो p1 1/2 रो v1 प्लस रो जी h1 बराबर p2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2। ताप ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है? नियतांक। यानी इसको क्या लिखें? p प्लस 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो जी h बराबर क्या लिखें? नियतांक लिखें। यही है तुम्हारा क्या? बर्नौली का प्रमेय। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? इसी को हम क्या कहते हैं? बर्नौली का प्रमेय। तो ये बर्नौली का अभी इसमें आगे अभी और है, तो अभी इतना समझ में आया कि नहीं? डेरिवेशन समझ में आया? पहले हम नेट कार्य निकाले हैं। नेट कार्य कैसे निकाले हैं? यहाँ कार्य निकाले हैं, यहाँ कार्य निकाले हैं, अब उन दोनों को घटा दिए हैं तो नेट कार्य निकला है m/ρ और p1 माइनस p2।
गतिज ऊर्जा में वृद्धि निकाले हैं और स्थितिज ऊर्जा में कमी निकाले हैं। तो यहाँ गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कमी निकला है, यहाँ गतिज ऊर्जा में, और इन दोनों को घटा दिए हैं तो क्या निकला है, नेट ऊर्जा निकला है। और नेट ऊर्जा नेट कार्य के क्या है, बराबर है। और जब दोनों को बराबर किए हैं तो हमारा बर्नौली प्रमेय निकला है P + 1/2 ρ v स्क्वायर प्लस ρ g h बराबर क्या निकला, नियतांक। तो इतनी बात क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे समझिए। अब इसमें जो है रो जी से भाग करो, रो जी से क्या करो, भाग करो। देखो इधर ध्यान दो, रो और जी ऐसा टर्म है जो किसी द्रव के लिए नियत होता है। हमारी बात समझो, रो और जी ऐसा टर्म है जो किसी द्रव के लिए क्या होगा, नियत होगा, क्योंकि जी का मान तो बदलेगा नहीं। और जो द्रव ले लिए उस द्रव के लिए घनत्व भी यहाँ से वहाँ चला जाए तब वो नहीं बदलेगा। कि ऐसा तो नहीं होगा कि 1 किलोमीटर चल दिया द्रव तो द्रव का घनत्व बदल गया, ऐसा कुछ नहीं होगा ना, है? द्रव का घनत्व नहीं बदलेगा। तो एक काम करते, रो जी से भाग करते हैं, तो P बटे रो जी प्लस 1/2 ρ v स्क्वायर बटे रो जी अब प्लस रो जी एच बटे रो जी अब बराबर नियतांक अब बटे रो जी। तो ये भी नियतांक है, तो इन दोनों को मिला के एक तीसरा नियतांक लिख दें, हो सकता है ना, वो भी तो नियतांक कहलाएगा। तो यहाँ से देखो कि रो से रो कट गया है और रो जी से रो जी कट गया है, तो P बटे रो जी प्लस 1/2 v स्क्वायर बटे जी अब प्लस एच बराबर कितना मिला, नियतांक। ठीक है, तो इनका इसको क्यों बदला गया है, इसको कुछ नाम देते हैं, इसको कहते हैं दाब शीर्ष, ठीक है, इसको कहते हैं वेग शीर्ष, है ना। इसको क्या नाम देते हैं, दाब शीर्ष, इसको क्या नाम देते हैं, वेग शीर्ष, और इसका नाम होता है तुम्हारा एच का है गुरुत्वीय शीर्ष, है ना। इसका क्या नाम देते हैं, गुरुत्वीय शीर्ष। ठीक है, अगर रो जी से भाग दे दिया जाए तो ये वाला क्या कहलाएगा, दाब शीर्ष, ये वाला क्या कहलाएगा, वेग शीर्ष, ये क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय शीर्ष। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से बात समझिए, ये समझ चुके होंगे। अब इस पर आते हैं, ये हमारा निकला है P + 1/2 ρ v स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर नियतांक। इसमें हम एक काम करते हैं, इस वाले फार्मूले पर आओ, इस वाले फार्मूले पर। अगर H1 का मान H2 के बराबर हो, यदि यहाँ से आइए, यहाँ से यदि H1 बराबर H2, तो जब H1 बराबर H2 होगा तो ये रो जी एच करो, ये रो जी एच करो, ये कट जाएगा, है। अगर नली एक ही ऊंचाई पर फ्लो हो रही है, एक ही ऊंचाई पर फ्लो हो रही है, तो रो जी एच, इधर का रो जी एच बराबर होगा तो कट जाएगा। तो खाली का बचा, खाली का बचा, P1 + 1/2 ρ v1 स्क्वायर बराबर P2 + 1/2 ρ v2 स्क्वायर। बचा कि नहीं बचा, ठीक है ना। अब हमको ये बताओ कि इसको P + 1/2 ρ v स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, नियतांक लिख सकते हैं। कब, ये भी बर्नौली का प्रमेय है, कब, लेकिन H1 जब H2 के बराबर होगा तब। अब यहाँ से कुछ निष्कर्ष निकल सकता है, और निष्कर्ष क्या निकल सकता है, यहाँ से देखोगे कि P + 1/2 ρ v स्क्वायर बराबर कितना है, नियतांक है। तो V का मान यदि बढ़ेगा तो दाब क्या होगा, घटेगा, और जब दाब बढ़ेगा तो वेग क्या होगा, घटेगा, है ना। इस बात से हम यहाँ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यही बर्नौली का प्रमेय का सबसे बड़ा निष्कर्ष है, और इसी का यूज हर जगह होगा, इसी का यूज, इसी का, कि अगर V बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, घटेगा, अगर P बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, ठीक है, घटेगा। यदि दाब बढ़ेगा जिस जगह वहाँ वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जहाँ दाब घट जाएगा वहाँ वेग क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। एकदम एक दूसरे के उल्टे, जहाँ वेग बढ़ा वहाँ दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जहाँ वेग घट गया वहाँ दाब अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं, इसमें से सबसे पहला उपयोग तुमको बताते हैं ट्रेन वाला। ठीक है, अब ट्रेन के स्टेशन पर तुम चले जाओ, तो ट्रेन जब आती है खूब तेजी से,
तो उसके सामने उसका वेग बहुत ज़्यादा होता है। तो जब ट्रेन स्टेशन पर बहुत तेज़ी से आती है तो हवा भी आगे बहुत पास करेगी बहुत ज़्यादा तेज़ी से। तो वहाँ पर स्टेशन पर तुम देखोगे कि जितने सारे धूल कण कुरकुरे का डिब्बा सब रहेगा वो सब उड़ के किधर चला जाएगा, पटरी पर चला जाएगा। क्यों? अब यहाँ से समझने वाली बात है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। सोच के देखो कि अगर ट्रेन यहाँ से आ रही है, हम यहाँ खड़े हैं, तो ट्रेन यहाँ से जब गुजरेगी तो खूब तेज से यहाँ हवा मारेगी। जब खूब तेज से हवा मारेगी तो हमको इधर गिरना चाहिए था, क्योंकि हवा हमारे शरीर पर लग रहा है तो हम पीछे की तरफ गिर जाते। लेकिन ऐसा होगा नहीं। होता क्या है कि जब ट्रेन यहाँ से खूब तेजी से गुजरी, तुम यहाँ खड़े हो, जब ट्रेन खूब तेजी से गुजरती है तो खूब तेज से जब वहाँ हवा गुजरता है तो वहाँ वेग बढ़ जाने के कारण वहाँ दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि यहाँ कह रहा है कि वेग बढ़ेगा तो दाब, तो वेग बढ़ जाने के कारण तुम्हारे आगे का दाब क्या हो जाता है, अब पिछवा का दाब वैसे ही का वैसा ही है, तो तुम आगे की तरफ क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। तो ट्रेन जब खूब तेजी से आए तो स्टेशन पर अगर एकदम बारी पर अगर तुम खड़े हो जाओगे तो अगर जैसे ही खूब तेजी से ट्रेन निकल जाए तो पक्का गिर जाओगे, वहाँ आगे पटरिये पर गिर जाओगे। पीछे की तरफ नहीं गिरोगे, आगे गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि आगे का दाब कम होगा तो पीछे से दाब बढ़ेगा, तुम क्या हो जाओगे, आगे की तरफ गिरोगे। क्लियर हुआ बात? ये एक इसका मजेदार प्रयोग है जिसको तुम खुद कर सकते हो। दूसरा, हाँ, अब प्रयोग देखते जाइए और सुनते जाइए। पहला प्रयोग तुम समझ चुके हो, ट्रेन वाला। कई सारे प्रयोग हैं और इसका सबसे बढ़िया प्रयोग है हवाई जहाज। तो हवाई जहाज के पंखों की आकृति, तो इसमें क्या होता है, पंखों की आकृति कुछ ऐसी होती है। ठीक है, एक कागज देना, एक कागज रहने दो। देखो ध्यान दो, ये पंखों की आकृति कुछ ऐसी होती है, ये देख रहे हो? ठीक है, कुछ इस तरह का बनावट होता है, इस तरह का। तो ये इधर से ये नीचे से धंसा रहता है, ऊपर की तरफ उठा रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये नीचे से धंसा रहता है। तो जब हवा पास करता है ना, ध्यान से समझना, जब ये तेजी से आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगा तो इसके ऊपर से क्या करेगा, हवा पास करेगा, और नीचे से भी क्या करेगा, हवा पास करेगा। ध्यान दो, नीचे देखो दूरी कम है और ऊपर दूरी, ऊपर यहाँ से यहाँ तक उसको पास करना है ना, और नीचे बस यहाँ तक पास करना है। तो नीचे हवा जब पास करता है तो दूरी कम होने के कारण उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है, ऊपर हवा की स्पीड ज़्यादा होती है। इस डिजाइन के कारण जब ये आगे की तरफ बढ़ाओगे, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, और जब इसको आगे की तरफ बढ़ाओगे तो ही ऊपरा से जब हवा पास करेगा ना तो बहुत तेजी से पास करेगा, लेकिन नीचे से जब पास करेगा तो धीरे पास करेगा। तो ऊपर हवा का वेग क्या हो गया, अधिक, और नीचे हवा का वेग कम। अब बर्नौली प्रमेय क्या कहता है कि जिधर वेग ज्यादा उधर दाब कम, और जिधर वेग कम उधर दाब ज्यादा। अब तुम सोचो कि इधर वेग अधिक हो गया है ना, तो वेग अधिक हो जाने के कारण यहाँ दाब क्या हो जाएगा, इधर दाब, तो इसको क्या करता है, उठाने लगता है। इसको क्या करता है, उठाने। अब एरोप्लेन को इसीलिए तो जो है कि उस पर ट्रैक पर चलाते हैं खूब तेज से। क्यों चलाते हैं? उसमें बहुत सारी डिजाइन लगी होती है पंखों की। अब एरोप्लेन को जब तेजी से चलाना शुरू करते हैं तो जब स्पीड उसकी पकड़ती है, तो इस स्पीड क्यों पकड़ाया जाता है, क्योंकि इसमें हवा का वेग को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, इसीलिए उसकी स्पीड क्या कर दी, बढ़ाई जाती है। उसमें बहुत सारे सिस्टम लगे रहते हैं, उसके पंखों में ऐसे ऐसे करके आकृतियां लगी रहती हैं। जब उसको लिफ्ट करना होता है ना, तो हैंडल जैसे ही चालू करते हैं उसकी आकृतियां बाहर निकल आती हैं ऐसे, है ना, और ज़्यादा इसको लिफ्ट फोर्स मिलता है, उसको क्या करता है, उठाने लगता है ना। अब उसके आगे मतलब आगे की तरफ वो बढ़ता है, किस कारण, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण। अब कहने का मतलब कि जमीन पर था तो पहिए के सहारे तो आगे की तरफ चल रहा था, लेकिन जब हवा में जाएगा तो आगे की तरफ कैसे बढ़ेगा। तो एरोप्लेन में यहाँ पर एक गोला ऐसे लगा रहता है, यहाँ पर एक पंखे ऐसे रहते हैं, ऐसे पंख रहता है, यहाँ पर इंजन का पंखा लगा रहता है, इसमें पंखा लगा रहता है। वो पंखा जो है इसको क्या प्रदान करता है, थ्रस्ट, फोर्स, क्रिया प्रतिक्रिया का
नियम। इन दोनों पंखों से इसको आगे की तरफ क्या मिलता है? फोर्स मिलता है। उसी स्पीड में जब वो आगे की तरफ बढ़ेगा तो पंखे का तो काम है, अगर हवा बहेगी, हवा ऊपर से बहेगी तो क्या करोगे? ऊपर की ओर या उड़ेगा। तो क्या बर्नौली प्रमेय चांदों पर लगेगा? हैं? तो वहाँ वायुमंडल है तो वहाँ हवाई जहाज नहीं उड़ा सकते हैं। ठीक है कि नहीं? बात समझ में आई? एक ये समझे, एक प्रयोग इस पर ये इसका तुम एक कर सकते हो। ठीक है। तीसरा प्रयोग, आदमी को हार्ट अटैक आना। प्रयोग क्या है? हार्ट अटैक करके थोड़े ना दिखाएंगे। ठीक है। तो आदमी को हार्ट अटैक कैसे आता है? जब जैसे कि कोई कचरा होता है ना, इकट्ठा होते 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 उसके नसों में इकट्ठा हो जाती हैं। तो इतनी मोटी नस है और उसके नसों में कचरा इकट्ठा हो गया, इतना मोटा नस था, उसके नसों में इतना दूर तक कचरा इकट्ठा हो गया, तो जगह कम हो गया ना उसके बीच में। खून का फ्लो वही है, तो खून का फ्लो वही है, तो यहाँ से तेजी से जब खून पास करता है तो वेग अधिक हो गया ना। अब सोचो ना, क्षेत्रफल इसका कम हो गया तो वेग क्या हो जाएगा? अब बर्नौली कहता है कि वेग अधिक, इसका मतलब दाब। तो जिस जगह से वह पास करेगा खून तो वहाँ पर दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऊपरा का दबाव ऐसे ही का बस उस नसिया को ऐसे क्या करता है? पचका देता है। आप सोचो कि नस को जब पचकाएगा, है ना, नस को जब पचकाएगा तो और पतला हो गया, और पतला हो गया तो बर्नौली का प्रमेय फिर एक बार लगेगा, क्योंकि कहता ही है जैसे और पतला होगा और खून क्या होगा? तेजी से जाएगा, और खून तेजी से जाएगा, दाब और ही कम हो जाएगा अंदर की तरफ, और ऊपर से और क्या करेगा? तो और पतला हो जाएगा, फिर और खून तेजी से जाएगा, फिर और पतला हो जाएगा, फिर और खून तेजी से जाएगा। तो ये कार्यक्रम चलते रहता है, चलते रहता है, आदमी निकल लेता है। इसीलिए इसीलिए ना 1 से 2 बार के बाद आदमी हार्ट अटैक से बच नहीं पाता है, क्योंकि चांस ही नहीं है। एक बार आना शुरू हुआ, अब उसके कहाँ पर उसका कचरा फंसा हुआ है कैसे तुम जानोगे? कहाँ से काट पीट के कचरा निकालेंगे, है ना? ठीक है। तो एक आदमी को हार्ट अटैक भी इसी वजह से आता है। ठीक है ना? वेग अधिक हो जाता है नसों में, ब्लड प्रेशर भी अधिक हो जाता है आदमी का, तो वेग अधिक हो जाएगा ना। अब वेग अधिक हो जाता है तो नसों को क्या करने लगता है? पचकाने लगता है, दबाने लगता है ना? एक ये बात हो सकती है। ठीक है। और बताने जा रहे थे क्या तुमको? हाँ, और हैं? हाँ, गैस सिलेंडर। ठीक है। ये अचानक से हमारे दिमाग में आ गया है गैस सिलेंडर। घरे जाना तो एक चीज़ गैस में नोटिस करना, गैस सिलेंडर नहीं, सिलेंडर मत नोटिस करना। सिलेंडर नोटिस करते करते दिक्कत में पड़ जाओगे। जो गैस चूल्हा होता है उसको पीछे की तरफ जाके देखना, पलटना। कभी पलट के देखे हो? पीछे की तरफ पलटना। तो जो बर्नर होता है जहाँ पर जलता है, उस बर्नर में जो पाइप गई रहती है, उस पाइप के बीचों बीच में एक ठो होल होता है। अब ध्यान से समझना मेरी बात। अब कभी कभी बड़ा सोच के परेशान हो जाओगे कि आखिर ये होल दिया है तो गैसवा बाहर नहीं निकल जाएगा। अब देखना उसको, इस पे गौर करना, इसको सोचोगे तुम। सोचिए, अब ये बर्नर है, यहाँ पर बर्नर है, इसमें जलना है इसको। अब यहाँ से पाइप इसमें गई हुई है, यहीं हमें एक होल दिया रहता है, यहाँ से आके इस पाइप में गैस का कनेक्शन रहता है ना? उज्ज्वला कनेक्शन मोदी जी का, है ना? है ना? अरे गलती लिखा गया। हाँ, उज्ज्वला। तो यहाँ से जब गैस निकलता है तो सोचो इस बारे में। आइए, बीच में छेद दिया है, जाके है दोनों तरफ रहे चाहे एक तरफ रहे, दिया ना, जाके उसको देखना और सोचो कि यहाँ से गैस निकलेगा, यहाँ से, तो यहाँ से पार नहीं निकल जाएगा, वहाँ कैसे चला जाता है? अब इसको सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? बर्नौली का प्रमेय। अब ध्यान से सुनिएगा, बर्नौली का प्रमेय कैसे लगता है। जब यहाँ से गैस निकलता है, इस पाइप में जब जाना शुरू करता है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। गैस की स्पीड क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। तो जब यहाँ से वह पास करता है ना, तो
तो यहाँ स्पीड गैस का बहुत अधिक हो जाने के कारण यहाँ पर वेग उसका क्या हो जाता है, अरे स्पीड बहुत वेग अधिक हो जाने के कारण यहाँ पर दाब बहुत क्या हो जाता है, तो दाब जब कम हो गया तो बाहरवा का दाब क्या हो जाएगा, तो वायु भीतर की तरफ जाने लगेगी, वायु क्या होगी, वो बाहर कैसे आएगा, वायु भीतर जाने लगी, क्योंकि बाहर वायुमंडलीय दाब क्या हो गया, अधिक हो गया। सोचो ना, वो बाहर आने ही नहीं देगा उसको, नहीं तो बाहर नहीं निकल आता। सोचिए ना, अब इस चीज को कई लोगों से पूछोगे कि आखिर ऐसा क्यों, जब जो गैसवा बनाता है वो उससे पूछोगे कि भैया आई छेदवा कहाँ दे ले में निकले ला कहाँ ना, बिल्कुल नहीं, तुमको पता ही नहीं लगेगा कि बाहर निकल रहा है, वो जाएगा वही यही जो जाएगा। कहाँ पर, यहाँ पर तो माचिस जल न जाएगा जी, यहाँ तो गैसवा हिम्मत से जाइए न रहा है, हिम्मत लगा दो, हिम्मत से आके हिम्मत बढ़ जाए। ढेर प्रैक्टिकल मत कर देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, अब मेरी बात समझिए, यही कारण होता है कि अब फिर से समझो, यहाँ से जब गैस निकलता है तो उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, यहाँ से बहुत जब तेजी से गुजरता है तो यहाँ का दाब क्या हो जाता है, कम, इधर का दाब, तो इसमें वायु इंटर करने लगती है, तो इस वायु या गैस से क्या हो जाती है, मिल जाती है। अब किसी चीज को जलने के लिए वायु की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, ज्वलनशील होने के लिए, बिना वायु का नहीं जलेगा, तो इसमें वायु एंटर होता है और फिर वायु मिल के इसके साथ यहाँ पर जाता है तो ये क्या होता है, जलता है। ठीक है, ये कारण होता है, इसीलिए वहां छेद दिया रहता है। ठीक है, अगर ये अप्रमेय नहीं होता तो ये नहीं जल पाता। ठीक है कि नहीं। अब ये तो इसको अगर हम यहाँ पर ऐसे लगाएंगे और इसको अगर ऐसे लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से जब हवा गुजरेगा तो यहाँ का दाब क्या हो जाएगा, वेग अधिक होगा तो यहाँ का दाब और नीचे का दाब बस आई उड़िया के हिम्मत से बाहर निकल आएगा। ठीक है।